हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। टॉपिक है साइंस, विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हो उसी पे चर्चा करेंगे। चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी। 5 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 1,00,000 हर्ट्ज। तो ये होगा 100 हर्ट्ज। व्याख्या, मनुष्यों में ध्वनि की सभ्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम तथा पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब श्रव्य तथा पराश्रव्य ध्वनि सामान्य मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। गैस, निर्वात, द्रव, धारा। तो ध्वनि जो है वो निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है। यह तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसे माध्यम कहते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति ठोसों में सर्वाधिक होती है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नवत है। माध्यम ध्वनि की चाल, वायु की चाल इतना मीटर पर सेकंड, जल आसुत इतना मीटर पर सेकंड, लोहा इतना मीटर पर सेकंड, कांच फ्लिंट इतना मीटर पर सेकंड। ध्यातव्य की 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता। पानी, इस्पात, हवा, निर्वात। तो निर्वात, ध्वनि का जो है निर्वात से गमन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। आयाम, तरंग का आकार, आवृत्ति, ध्वनि की प्रबलता। तो ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। ये है आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों का विश्लेषण उसके आयाम तथा आवृत्ति के आधार पर किया जा सकता है। ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर, जबकि तारत्व पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगला प्रश्न, कह रहे हैं किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। महो, हेनरी, लक्स, डेसिबल। तो किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। इसमें डेसिबल। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि शिकार में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 120 डेसिबल, 150 डेसिबल, 90 डेसिबल, 100 डेसिबल। किस कार में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं कि इस कार में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ यद्यपि 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामान्यतः यह 90 से 100 डेसिबल के बीच रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। 9.4 मीटर, 17.2 मीटर, 17.2 सेंटीमीटर, 9.4 मीटर। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होती है। व्याख्या देखिए। कह रहे हैं जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। 1/10 सेकंड तक बनी रहती है।
बहुत इम्पोर्टेंट पूछा गया है। 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच भेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकंड के समयांतराल पर सुनाई दे। अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए आवश्यक है किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि का आगे जाकर किसी वस्तु से टकरा कर कम से कम 1/10 सेकंड में स्रोत के पास वापस लौटे। 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग इतना मीटर पर सेकंड होता है। 1/10 सेकंड में ध्वनि द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी इतना गुण इतना मीटर। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से ध्वनि से के स्रोत की न्यूनतम दूरी इतना मीटर, लगभग 17 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए वही क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। कह रहे हैं प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। लगभग 12 मीटर, लगभग 17 मीटर, लगभग 27 मीटर, लगभग 37 मीटर, लगभग 70 मीटर। वही क्वेश्चन फिर देखिए पूछा गया है। वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके। 10.2 मीटर, 12.5 मीटर, 15 मीटर, 17.2 मीटर। तो ये होनी चाहिए 17.2 मीटर। अगला प्रश्न, एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर पर सेकंड है और तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर। ध्वनि तरंग दो आवृत्ति की गणना करें। ध्वनि तरंग के आवृत्ति की गणना करें। इतना हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज। तो ये 2000 हर्ट्ज। देखिए भी आप अगला टॉपिक है चालकता, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सचालक है। एस्बेस्टस, सेल्यूलाइट, पनस्पेक, अभ्रक। तो वो है अभ्रक। क्या व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धातुवीय खनिज है, बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी धातु का ताप अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा। सोड, अभ्रक, तांबा, चांदी। कौन सा धातु ताप का अच्छा सुचालक परंतु बिजली का बुरा। अभ्रक है। कौन सा? अभ्रक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। साधारण जल, उबला हुआ जल, समुद्री जल, अवशिष्ट जल। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है समुद्री जल। समुद्री जल। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं जो कि विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत प्रवाह में मददगार होते हैं। अतः समुद्री जल उपयुक्त सभी जलों में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। आश्रित जल में अशुद्धियां या घुलनशील लवण नहीं होते अतः ये सबसे बुरे विद्युत चालक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, लैंप ब्लैक। तो कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है वो है ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। व्याख्या, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट विद्युत ऊष्मा का सुचालक एवं उत्तम लुब्रिकेंट स्नेहक है। ग्रेफाइट का उपयोग सूक्ष्म सेलों में और विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। देख लीजिए सब प्रश्न के लिए से। अगला टॉपिक जो हमारा है वो नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी से संबंधित उस पर चर्चा करते हैं। बहुत प्रश्न इससे भी टॉपिक से पूछा जाता है ना। कह रहे हैं एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, परबल नाभिकीय बल। तो एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को परबल नाभिकीय बल कहते हैं। परबल नाभिकीय बल।
व्याख्या करें। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में प्रबल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज का निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। कोच्चि, हजीरा, विशाखापत्तनम, पीपा पावतो, विशाखापत्तनम। कहाँ? विशाखापत्तनम। देखिए इसकी व्याख्या कुछ दिया हुआ। कह रहे हैं अगला प्रश्न, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? हीलियम, रेडियम, यूरेनियम, एक्टिनियम। तो परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जिसमें एक भारी नाभिक न्यूट्रॉनों की बमबारी से अपेक्षाकृत हल्के रेडियोएक्टिव नाभिकों में टूटता है, जिनका सम्मिलित द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है ध्रुव, हर्षा, अप्सरा, विपुला। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा। व्याख्या, कह रहे हैं भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, जिसका प्रारंभ अगस्त 1956 में मुंबई महाराष्ट्र के निकट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क टाम्बे में हुआ था। इस रिएक्टर की डिजाइन प्रसिद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा ने तैयार की थी तथा इसे पूर्णतः भारतीय इंजीनियरों के सहयोग से निर्मित किया गया। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, कामिनी, रोहिणी, उर्वशी। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा। देख लीजिए ना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।